Good morning, students. Today we will do chapter 4 from Indian Economic Development, and the name of the chapter is Poverty. And this is from Unit 3, and Unit 3 explains that it states that current challenges which the Indian economy is today facing. So, the first economic challenge is poverty. In our syllabus, the other economic challenges which our economy is facing are uh, chapter 4 poverty, chapter 5 human capital formation, chapter 6 rural development, chapter 7 employment, and chapter 8 infrastructure, and chapter 9 environment. So these are the chapters, and these are the economic challenges which our economy is facing today. So the first, we can say, the challenge is poverty, and the name and the number is chapter 4. So firstly, we need to understand who are the poor, and the key features. Firstly, we need to understand that there is a difference between urban poor and rural poor. Urban poor, and the key features are largely the overflow of rural poor who had migrated to urban areas. So रूरल एरियाज से यानी विलेजेस से अर्बन एरियाज यानी शहरों में आए, माइग्रेट करें काम के लिए, उनको हम अर्बन पुअर कहते हैं. दे आर बेसिकली फ्रॉम रूरल एरियाज, फ्रॉम विलेजेस, बट दे माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज. एंड द सेकेंड की फीचर फॉर अर्बन पुअर इज दे आर द लेबरर्स, मजदूर होते हैं ये, हु डू ए वेराइटी ऑफ कैजुअल जॉब्स, जैसे पुश कार्ट वेंडर्स, यानी जो आप ठेले वाले देखते हैं अपने रोड साइड पर, जो आप सब्जी के या फ्रूट्स के इस तरह के आप ठेले देख रहे हैं, ये अर्बन पुअर हैं. स्ट्रीट कॉबलर्स, कॉबलर होता है मोची, रैग पिकर्स, ये जो कचरा उठाने वाले हैं, जो इस तरह का सामान जो उठाने वाले होते हैं, रैग जो भी वेस्ट है, तो इस तरह के आप देखते हैं अपने आसपास शहरों में. तो दे आर द अर्बन पुअर एंड दे रिजाइड इन कच्चा हट्स, ये झोंपड़ों में रहते हैं, एंड विच आर मेड ऑफ मड एंड बैम्बू. यहाँ बेसिकली हम और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो जैसे आपने स्लम्स सुना होगा, जैसे मुंबई में धारावी एक स्लम एरिया है जहाँ पर इस तरह के अर्बन पुअर रहते हैं जो रूरल एरिया से माइग्रेट होके आए हैं. एंड द रूरल पुअर, इनका की फीचर्स क्या है? दे आर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स. लैंडलेस मतलब इनके पास खुद का खेत नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है, एंड दे आर वर्किंग ऑन द लैंड ऑफ सम जमींदार, और ऐसा हम कह सकते हैं, जो किसी और की लैंड पे काम कर रहा है, लेबर की तरह ही कर रहा है, उसको पर डे के हिसाब से. एंड जो सीखने वाली बात ये है, और ये दोनों ही अर्बन पुअर की हैं, रूरल पुअर की हैं, ये डेली वेजर्स होते हैं. एंड सेकेंडली, इनका की फीचर रूरल पुअर का है कल्टिवेटर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. अगर खुद की भी लैंड है तो वो इतनी छोटी होती है, इतनी स्मॉल होती है कि वो अपने परिवार का ही सिर्फ कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं. दे आर नॉट हैविंग हाई इनकम, इतनी स्मॉल पीस ऑफ लैंड की हम बात कर रहे हैं. थर्डली, अगर हम फीचर की बात करें तो टेनेंट कल्टिवेटर्स का मतलब होता है ये ज़मीन किराए पर लेके खेती करते हैं, तो इनको इतना तो उसका पेमेंट करनी पड़ जाती है, रेवेन्यू इतना करना पड़ जाता है पेमेंट, कि इनके पास कुछ नहीं बचता है. और लास्ट है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स, जो गांव में ही रहते हैं, विलेज में ही रहते हैं, बट दे आर नॉट इनटू एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी में नहीं है, कुछ और कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दे आर इनटू कंस्ट्रक्शन, जैसे रोड्स बनाना, या जैसे आप जो मजदूर जानते हैं, जो शहरों में भी आप देखते हैं तो मजदूरी करना, इस तरह के काम करते हैं ये. दे आर ऑल्सो डेली वेजर्स. तो दोनों के की फीचर्स हमने देखे. जो पहले वाले का तो देखा, दीज अर्बन पुअर दे माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज, दे आर एक्चुअली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर. ये रूरल एरियाज में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, लेकिन हाँ माइग्रेट होकर अभी रहने आ गए अर्बन एरियाज के अंदर. तो ये आपने देखा भी होगा, अभी कोविड सिचुएशन में भी आपने एक वर्ड न्यूज़पेपर्स में आ रहा था, रिवर्स माइग्रेशन, जिसमें क्या हुआ था कि कुछ हफ्ते भी अगर लॉकडाउन हुआ था तो इनके पास सरवाइव करने के लिए भी इतनी भी नहीं था कि एक
दो वक्त की रोटी खा सकें। तो रिवर्स माइग्रेशन का मतलब ये हुआ कि वापस गांव चले गए, रूरल एरियाज में, विलेजेस में जाना पड़ा इनको, बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इन अर्बन एरियाज, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं अर्बन पुअर जो हैं वो क्या हैं, दे आर बेसिकली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर हु हैड माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज। कैजुअल काम करते हैं, डेली वेजर्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, और भी हैं, आप भी ढूंढ सकते हैं, पुश कार्ड वेंडर से कुछ एग्जाम्पल हैं। और ये जैसे कच्चा हट्स में मैंने लिखा है, तो स्लम्स में रहते हैं। तो शहरों में करेक्ट वी कैन से दे रिजाइड इन स्लम्स, एंड फॉर रूरल पुअर वी कैन से दे लिव इन कच्चा हट, जो झोंपड़ी हम कहते हैं उसमें रहते हैं। तो इस तरह से आपने अभी सीखा हु आर द पुअर, अर्बन, और तो डिफ्रेंशिएट करना आपको अब थोड़ा बहुत आ गया है। उसके बाद सेकंड आता है हु आर द पुअर, फैक्टर्स एसोसिएटेड, कौन से की फैक्टर्स हैं, जैसे हंगर, लैक ऑफ लिटरेसी एंड स्किल्स, माल न्यूट्रिशन, इल हेल्थ। दे बोरो फ्रॉम मनी लैंडर्स हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, they are not able to negotiate their legal wages, no access to electricity and safe drinking water, extreme gender inequality, and last one is lack of civil and political freedom। इसमें जो समझ में मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट आ चुका है, हंगर, लैक ऑफ लिटरेसी समझ में आ गया, उनको उनकी एजुकेशन नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं आता है, स्किल्स भी नहीं है। जब लिटरेसी नहीं है तो आप स्किल्स की क्या बात करेंगे। मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि इनको दो का खाना भी नहीं है, तो बच्चे जो होते हैं कुपोषण बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, उसकी वजह से बीमार रहते हैं। इल हेल्थ समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, बोरो फ्रॉम मनी लैंडर्स, उनको बोरो करना पड़ता है क्योंकि वो उनकी इतनी इनकम नहीं है, तो कभी कभी फॉर देयर एक्सपेंसेस, कंजप्शन एक्सपेंसेस के लिए उनको बोरो करना पड़ता है। एंड दीज मनी लैंडर्स दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड जो समझ में आने की बात है नेक्स्ट, नॉट एबल टू नेगोशिएट देयर लीगल वेजेस का मतलब कि इनको इनका शोषण होता है, इसको बोलते हैं हम दे आर सो पुअर, ये एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन है, द करेक्ट वर्ड इज एक्सप्लॉइटेशन। तो इनका एक्सप्लॉइट किया जाता है। नेगोशिएट का मतलब होता है कि आप अपनी लीगल वेज जो लॉ, लेबर लॉ में बताई गई है, क्योंकि कंट्री का एक लेबर लॉ भी होता है जिसमें वेजेस डिफाइंड है, उससे कम नहीं देनी चाहिए, लीगल ऑफेंस होता है। लेकिन इंडिया क्योंकि एक इतना सच अ लार्ज कंट्री, तो गांव में या शहरों में भी पॉसिबल है कि इस तरह का वायलेट किया जाता है, और इनको पता ही नहीं होता है कि इनको लीगल वेज दी नहीं जा रही, क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो लीगल वेज जो ज़्यादा है पर डे के हिसाब से भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है, दे आर नॉट इवन गेटिंग दैट, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनको, बिकॉज इनको लॉ नहीं पता है ना। पढ़े लिखे होते तो इनको लॉ पता होता। उसके बाद नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी समझ में आता है। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है इस पुअर सेक्शन के अंदर एक्सट्रीम जेंडर इनइक्वालिटी देखी जाती है, जैसे दे डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ बॉय एंड ए गर्ल, तो एक्सट्रीम जेंडर इनइक्वालिटी देखी जाती है। एक पॉवर्टी का फीचर है कि अगर पुअर होगा तो वो पढ़ने के लिए पहले बॉय को प्रेफर करेगा रादर देन ए गर्ल, जो गांव में ज़्यादा देखा जाता है, शहरों में भी है बट गांव में इसकी अवेयरनेस कम है। तो ये भी एक फीचर देखा जा रहा है। लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब इनको समाज में भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और पॉलिटिकली भी इनके पास जो राइट्स होने चाहिए, जो इनको डेमोक्रेसी की जो आप जो फंडामेंटल राइट जो समझते हैं, वो भी नहीं मिल पाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स वी कैन से द की फीचर्स एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, वेदर द अर्बन और द रूरल वन। एंड हाउ आर, अभी हमने ये सीखा कौन है पुअर, ये 2 स्लाइड्स में ये सीखा हुआ द पुअर। अभी सीखेंगे हम कैसे इनको फिर आइडेंटिफाई किया जाता है। ये कुछ ईयर्स लिखे हैं, ये सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद करना है 1962 में क्या हुआ था। पहले तो दादा भाई नौरोजी was the first one to discuss the concept of the poverty, और उन्होंने कंसेप्ट दिया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का। तो उन्होंने उससे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने की कोशिश करी। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जितना एक जेल में खर्चा आता है फूड पे, क्योंकि फूड एक्सपेंडिचर से इसको समझने की कोशिश की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे जाके पॉवर्टी लाइन को समझने के लिए कि पर कैपिटा जो फूड एक्सपेंडिचर है उससे पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। तो जेल कॉस्ट में भी दादा भाई नौरोजी ने इसी तरह किया उन्होंने, क्योंकि जेल का मिनिमम कॉस्ट आती है, तो उससे उन्होंने समझने की कोशिश की कि कितनी पॉवर्टी के लिए हमको डिफाइन करना चाहिए। हम आगे जाके और समझेंगे ये कॉस्ट की बात हम क्या है ये। सेकेंडली आपको ईयर याद करना है 1962 में द प्लानिंग कमीशन फॉर्म द स्टडी ग्रुप,
जो पॉवर्टी को समझने में मदद करेगा सरकार की। 1979 में क्या हुआ, उन्होंने फिर एक टास्क फोर्स बनाई ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन नीड्स, and in 1989 and 2005 expert groups were constituted again to understand the poverty and how we can work upon। जो सरकार ने अलग अलग कमिटीज़ बनाई, कमीशंस बनाए, तो ये आपको सिर्फ डेट्स याद करनी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगेन नेक्स्ट स्लाइड भी हाउ आर पुअर आइडेंटिफाइड ही है, इसमें कैटेगराइज करा जा रहा है पॉवर्टी को। एंड फर्स्ट वन इज क्रॉनिक पुअर। इसमें दो तरह के कैटेगरीज होती हैं, ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर। ऑलवेज तो समझ में आ गया, जो हमेशा ही पुअर हैं। यूजुअली वगैरह क्या लिखा है, यूजुअली पुअर बट मे सम टाइम हैव ए लिटिल मोर मनी। जैसे कैजुअल वर्कर है, कभी अच्छा काम मिल गया तो उस दौरान, उस प्रोजेक्ट के दौरान इनको थोड़ा बहुत पैसे ज़्यादा मिले तो दे आर आउट ऑफ पॉवर्टी, बट यूजुअली दे आर पुअर। दूसरी कैटेगरी ट्रांजिट पुअर, और इसमें दो हैं, चर्निंग और ओकेजनली। चर्निंग में क्या है, रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। जैसे स्मॉल फार्मर से कभी अच्छी बारिश हो गई तो दे मूव आउट ऑफ द पॉवर्टी, एंड सम टाइम ड्रॉट इज देयर तो अगेन दे मूव इनटू द पॉवर्टी। तो इस कारण से ये प्रोड्यूस पर, अपनी खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हैं, तो दे मूव इन एंड आउट, जिसका नाम क्या रखा, चर्निंग पुअर। उसके बाद आता है ओकेजनली पुअर, हुआ रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट समटाइम्स मूव इन पॉवर्टी। जो नॉन पुअर है, रिच तो सही वर्ड नहीं है, फिर भी नॉन पुअर कह सकते हो, बट हु आर नॉट पुअर ऐसे कह सकते हो। एंड बट समटाइम्स ड्यू टू सम इवेंट ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से दे मूव। अभी जैसे इवेंट जो कोविड का चल रहा है, इस वजह से इनकम पर बहुत फर्क पड़ा है, तो देयर मे बी द चांस दैट सम ऑफ द पीपल मे मूव इन पॉवर्टी। दे आर नॉट पुअर, ओकेजनली दे आर नॉट पुअर, बट ड्यू टू दिस इवेंट ऑफ कोविड सिचुएशन दे मूव इन टू पॉवर्टी, तो उसको हम ओकेजनली पुअर बोलेंगे। जैसे ही कोविड सिचुएशन खत्म होगी, दे मूव, उनका काम शुरू होगा एंड दे विल मूव आउट ऑफ द पॉवर्टी। एंड नॉन पुअर मतलब जो कभी भी पुअर नहीं है, दे आर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, रिच, एलिट्स, जो आप जानते हैं, दे आर नॉन पुअर। उसके बाद हाउ आर पुअर आइडेंटिफाइड ही है। अब की बार सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन है। ये बहुत समझने वाला एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो पॉवर्टी लाइन है क्या, ये कोई ग्राफिकल लाइन है क्या? नहीं, ये ग्राफिकल नहीं है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। जो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द पॉवर्टी लाइन सेपरेट्स द पुअर एंड द नॉन पुअर। पहले तो ये आपको समझना है, पॉवर्टी लाइन करती क्या है, पुअर को और नॉन पुअर को सेपरेट करती है। अब कैसे कैलकुलेट होती है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी, मैंने अभी बात करी थी वो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की, इसको अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसे में, रुपए में, मनी की फॉर्म में जो कैलोरी इंटेक, मतलब जो फूड खरीदता है एक पर्सन, उसको कैलकुलेट करते हैं। जो मिनिमम करा जाता है, उसमें इन्होंने जो कैलकुलेशन इनकी निकाली हुई है वो 2400 कैलोरीज निकाल रखी है रूरल के लिए, और 2100 यानी 2100 निकाल रखी है अर्बन के लिए। क्योंकि जो रूरल के लिए ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा मैनुअल वर्क ज़्यादा है, एंड इन अर्बन एरियाज देयर में भी काइंड ऑफ यू कैन से मैनुअल वर्क नहीं हो सकता है उनको डेस्क पे बैठ के काम करना ऑफिस में, तो इसलिए कैलोरीज कम की जरूरत पड़ती है। इन 2011-12 द पॉवर्टी लाइन वॉज डिफाइंड फॉर रूरल एरियाज, तो उसको डिफाइन करा गया। अब रुपए की फॉर्म में देखो, कंजप्शन एक इंटेक होता है, जो क्या लिख रखा है, ₹816 पर पर्सन ए मंथ। एक महीने के लिए अगर 816 रुपये है तो पॉवर्टी लाइन, 816 से नीचे है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला गया। देखो आप पॉवर्टी लाइन कितनी इंटरेस्टिंग है, इन्होंने डिफाइन कर रखी है। सिर्फ ₹816 ए मंथ, 816 रुपये भी अगर आप कमाते हो तो आप पुअर नहीं हो। स्टिल इन इंडिया हमारे को ऐसा बताया जा रहा है कि 80% जो हमारी पॉपुलेशन है वो पुअर है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार तो देखना ये क्या बनाएंगे, क्योंकि इसीलिए कई जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको चैलेंज करते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर, वो हम आगे एक बार स्लाइड में और देखेंगे। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दे पॉइंट आउट दिस, उस पर आर्ग्यूमेंट है, दे आर्ग्यू ऑन दिस पर्टिकुलर एस्टिमेशन, दिस पर्टिकुलर अप्रोच टू कैलकुलेट पॉवर्टी लाइन। ₹816 अभी तो हमें लेकिन सीखना ही पड़ेगा। अभी सही गलत की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है अभी सरकार का। हाँ, सही या गलत पर डिबेट जो होती है वो इकोनॉमिस्ट करते हैं। ₹816 पर पर्सन ए मंथ फॉर, एंड फॉर अर्बन एरियाज इट वॉज ₹1000 ए मंथ। यानी अर्बन एरिया में, शहर में आप 1000 रुपये का आप फूड इंटेक कर रहे हैं तो आप पुअर नहीं हैं। मंथली की बात हो रही है। एंड गवर्नमेंट यूज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर टू आइडेंटिफाई द पुअर, तो वो इस मेथड को यूज करते हैं, इस अप्रोच को यूज करते हैं। अब डीमेरिट्स देखिए आप कैलोरी बेस्ड नॉर्म की, इट ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर। तो फिर इससे इसका मतलब ये हुआ 1000 से नीचे जो है शहरों में वो सभी पुअर हैं। तो सभी पुअर हैं तो फिर सबसे ज़्यादा जरूरत किसको है? उसके हिसाब से तो मैंने बोला इंडिया की पॉपुलेशन हम देखेंगे आगे मिलियंस में आ जाएगी। तो इतने लाखों लोगों को हम एक सरकार कैसे, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पता है ये सिस्टम वेरी पुअर में और अदर पुअर में।
दिस मेथड कंसिडर एक्सपेंडिचर ऑन फूड एज प्रॉक्सी फॉर इनकम। अभी इसमें इनकम की बात ही कहीं नहीं कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं, कैलोरीज की बात कर रहे हैं। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स लाइक एक्सेस टू, इनकी बात करनी चाहिए थी, बेसिक एजुकेशन की कहीं बात नहीं हुई, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन विच शुड बी कंसिडर्ड टू डेवलप वर्ल्ड, जहाँ कहीं नहीं बात करेगी। तो इकोनॉमिक्स इस पर भी आर्ग्यू कर रहे हैं। एक्सिस्टिंग मेथड डज नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर्स लीडिंग टू पॉवर्टी सच एज इलिटरेसी, उनको पढ़ने लिखने को नहीं मिल रहा है, इल हेल्थ, खाने को नहीं मिल रहा है, इस वजह से बीमार हो गए, लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो ये कहीं फैक्टर्स पे, कहीं पॉवर्टी लाइन में बात नहीं की। पॉवर्टी लाइन में सिर्फ बात करता है फूड एक्सपेंडिचर की, तो उस पर आर्ग्यूमेंट्स भी डीमेरिट्स इसलिए कहा जाता है। तो नंबर ऑफ पुअर आप देख सकते हैं, मैंने बोला था मिलियंस में है, 73-74 में 320 मिलियंस थे, 2004-5 में 300 है, थोड़े कम हुए, एंड 2011-12 में जो एस्टिमेट आया है वो है 270 मिलियन का। हम लेटेस्ट भी देख सकते हैं, हमारी बुक्स में अभी तक यहाँ तक अवेलेबल है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लेटेस्ट आप जो पब्लिश्ड बुक है एनसीईआरटी की वही लें, पुरानी किताबें ना लें, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डेटा चेंज हो जाएगा और आप गलत डेटा पर अगर आंसर लिखेंगे तो हमारा नुकसान होगा, नंबर्स हमें नहीं मिलेंगे। तो मेरा तो थोड़ा सा एक आपसे ये रिक्वेस्ट और है कि आप जो बुक्स लें वो लेटेस्ट एडिशन की लें, और एनसीईआरटी लेनी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कोई रिफ्रेशर की जरूरत नहीं है, यू विल अननेसेसरी वेस्ट योर मनी। हम इतना करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको नोट्स भी आगे दिए जाएंगे, और अभी तो ये लिखनी है स्लाइड्स, उस पर एक्सरसाइजेस पे हम बात करेंगे, और वी विल डेवलप आवरसेल्फ, बट दीज रिफ्रेशर्स विल नॉट वर्क। यू हैव टू स्टिक ऑन टू स्ट्रिक्टली टू एनसीईआरटी फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन परसेंटेज में देख सकते हो आप, 1973-74 में 55%, देन 30%, देन 22% कम होते गए। हेड काउंट रेशो आपको याद करना है क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। दिस इज पार्ट 1 एंड वी हैव स्टडीड इन दिस पार्ट इज फर्स्टली हु आर द पुअर, and then how are poor identified, and we have understood the concept of poverty line and the number of poor in India. And in this in NCERT some comparative analysis of some states is there, in which some states are compared that some states are better in case of we can say eradicating poverty, but some states are still in poverty. So I'll read out to you that Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal and Orissa contained a large section of poor in 1973 to 74, and the poverty levels in 4 states like Orissa, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh are still far above the national poverty level. And West Bengal and Tamil Nadu reduce the poverty level. So there is comparative analysis. Moreover, we can say that the poverty level is high in the states of Bihar and Orissa, West Bengal. So this is for the states. And in the next part, we'll start with this slide, causes of poverty. Thank you.